वेलकम बैक। रसायन में नामकरण के नेक्स्ट टॉपिक उपसर्ग संयोजक यौगिकों के नामकरण को हमने प्रारंभ कर लिया था, जिसकी सामान्य प्रक्रिया हमने पहले प्रदर्शित कर दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट में हम लिगेंड का नाम कैसे करते हैं, तो इससे पहले हमने शुरुआत की थी, तो एडिंग हम ले रहे हैं लिगेंड का नामकरण। इससे पहले हमने धातु या उपसर्ग संयोजक यौगिक हैं उन यौगिकों के नामकरण के अंदर दो हिस्से लिए थे। बड़े ब्रैकेट में बंद जो भाग था इसको हम उपसह संयोजक सत्ता के रूप में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और इसके बाहर जो आयन होते हैं उसको प्रति आयन कहा जाता है। यदि प्रति आयन या संकुल आयन धनायन के रूप में है तो सबसे पहले धनायन का नाम और उसके बाद ऋणायन का नामकरण किया जाता है। यदि संकुल आयन दिया गया है तो संकुल आयन का यदि नामकरण करते हैं तो इसमें दो भाग अनिवार्य होंगे, एक तो होगा धातु और दूसरा होगा लिगेंड। तो धातु और लिगेंड युक्त जो उपसह संयोजक यौगिक हैं उन यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले तो हम धातु से पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं, और लिगेंड का नामकरण किया जाता है लिगेंड के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम या ए से जेड के क्रम में किया जाता है। वो भी किसके क्रम में? लिगेंड का जो नाम है उसके क्रम में, प्रतीक के क्रम में नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जो सूत्र है उसके क्रम में नहीं, उसके नाम के क्रम में किया जाता है। जैसे यदि मैं NH3 की बात करता हूँ तो इसका यदि नामकरण करेंगे तो इसका नाम होता है एमेमीन, और एमेमीन में हम AMMINE लिखते हैं। और यहाँ पर आप नाम लिखते समय इस ए का उपयोग अल्फ़ाबेट का पहले अल्फ़ाबेट का नाम के पहले अल्फ़ाबेट का उपयोग करेंगे, जबकि सूत्र लिखते समय एन का उपयोग किया जाता है। तो नाम में हम जो लिगेंड दिया गया उसके नाम का पहला अक्षर लेकर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के रूप में हम बढ़ते क्रम के अंदर लिगेंडों का नामकरण करते हैं। अब यदि लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं तो उनके नाम लिखने का IUPAC के अंदर क्या नियम है, ये नियम हम लेके चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ बात कर रहे हैं, हेडिंग आपकी वही लगा रखी है, लिगेंडों का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंडों के नामकरण में हम लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं, उनके अलग अलग नाम लिखने के तरीके हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ धनायन युक्त लिगेंड है या धन आवेशित लिगेंड है। धनावेशित लिगेंड, वैसे धनावेशित लिगेंडों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी यदि धनावेशित लिगेंड दिया जाता है तो उनका नाम लिखने का तरीका क्या है, तो लिगेंडों के नाम के साथ अनुलग्न के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? IUM या हिंदी में EM का उपयोग किया जाता है। और यह वही है जो सामान्य धनायनों के नाम के लिए जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं, वही EM लगा करके इनका नामकरण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि दिया गया लिगेंड धनावेशित है तो दिए गए यौगिक के नाम में EM लगाकर दर्शाते हैं। जैसे यदि मैं उदाहरण के रूप में लेता हूँ NH2 सिंगल बॉन्ड, NH3 इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर NH2 को हम कहते हैं डाईएजेन, जबकि EM आ गया है तो डाईएजेनियम करके इसको प्रदर्शित करते हैं। या फिर मैं NH2 का सामान्य नाम हाइड्राजीन लेता हूँ तो इसे हम नाम देंगे हाइड्रेजीनियम। हाइड्रेजीनियम लिगेंड के रूप में प्रयुक्त होता है, और लिगेंड में प्रयुक्त होने के लिए क्या चाहिए? लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर प्रयुक्त हो गया है H+ आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाने में, लेकिन इधर दिया गया नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपसह संयोजक बंध बनाकर यह लिगेंड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी जगह यदि आपको NO2+ दिया गया है, ये भी लिगेंड के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? नाइट्रोनियम कहा जाता है। नाम हो जाएगा लिगेंड का नाइट्रोनियम कहते हैं। और यदि केवल NO2- है तो हम या तो नाइट्रो या नाइट्री2 शब्द का उपयोग करते हैं, वो ऋणायनों के अंदर मैं प्रदर्शित करूंगा। इसी तरीके से यदि NO दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं नाइट्रोसिल आयन है, तो अनुलग्न EM लगाएंगे तो नाइट्रोसिलियम हो जाता है।
तो नाइट्रोसिलियम NO+ आयन लिगेंड के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसका नामकरण हम इस तरीके से करते हैं। तो इस प्रकार से अगर धनावेशित लिगेंड है तो ईएम अनुलग्न के साथ में हम उस लिगेंड का नामकरण करते हैं, जो कि सामान्य धनायनों के नामकरण की प्रक्रिया है, जो कि अधात्विक धनायनों के लिए अनुलग्न के रूप में ईएम लगाकर दर्शाई जाती है। वही विधि यहाँ पर भी हम काम में लेते हैं। सेकंड में हम बात करते हैं ऋणावेशित लिगेंड अगर दिया जाए, नेगेटिव चार्ज्ड अगर लिगेंड दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऋणावेशित लिगेंड में सामान्यतः 3 प्रकार के अनुलग्न प्रयुक्त किए जाते हैं। या तो आइट अनुलग्न होगा, अनुलग्न की बात कर रहे हैं, सफिक्स की बात कर रहे हैं, सफिक्स के रूप में या अनुलग्न के रूप में यहाँ पर या तो नेगेटिव चार्ज्ड आयन है तो या तो यूज होगा आइट, या फिर ऑक्सी आयन है तो यूज होगा 8, ये दोनों ऑक्सी आयनों के लिए, और यदि ऑक्सी आयन नहीं है तो यूज होगा आइड। तो 3 अनुलग्न ऋणावेशित लिगेंडों में प्रयुक्त होते हैं, और यदि किसी भी लिगेंड के साथ में ये अनुलग्न है तो इसके लिगेंड का नाम लिखते समय हम इसके ई को हटा करके, इसमें से ई को हटाएंगे और उसकी जगह ओ लगा देंगे। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा IT के बाद में ई की जगह पर ओ, अर्थात नाम आ जाएगा ईटो। तो यहाँ पर जितने भी ऋणावेशित लिगेंड है उनके नाम के अंत में ओ अनुलग्न आता है। और ओ अनुलग्न लगाना कैसे है, लिगेंडों के नाम के अंत में उपस्थित ई को हटाकर ओ लगाते हैं, और इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। अगर 8 अनुलग्न है तो लिगेंड का नाम एटो समाप्त होगा या एटो के रूप में लिखा जाएगा, और आइड से यदि लिगेंड का नाम समाप्त हो रहा है तो ईडो के रूप में हम इसका नामकरण करते हैं। तो इस तरीके से लिगेंड के नाम के अंत में यदि इन 3 में से कोई भी अनुलग्न आता है तो हम उसके ई को हटाकर ओ लगाते हैं, और ओ लगाकर इनका नामकरण किया जाता है। आइट है तो ईटो, 8 है तो एटो, और यदि आइड है तो ईडो करके इनका नामकरण करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जिनमें ये अनुलग्न प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है Cl- दिया गया है, तो इसका नाम होता है क्लोराइड, लेकिन लिगेंड के रूप में यदि नाम लिखेंगे तो इसे कहा जाता है क्लोरीडो। आइड में ई हटा के ओ लगा दें, क्लोरीडो लिगेंड के नाम के रूप में लिखा जाता है। ऐसे यदि मैं Br- का नाम लिखता हूँ तो ब्रोमाइड लिखा जाएगा, और लिगेंड के रूप में इसे ब्रोमीडो कहा जाता है। ऐसे I- है तो इसका नाम लिखा जाता है आयोडीडो। आयोडाइड था, आयोडाइड से बनता है आयोडीडो। इसी तरीके से यदि कोई भी लिगेंड दिया गया है तो ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज लिगेंड का नाम हम अनुलग्न ओ के रूप में समाप्त करते हैं। और ऐसी स्थिति में लिगेंड यदि OH- है, जिसको हम इस रूप में लिखते हैं HO, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है, ठीक है। तो OH लिगेंड है, ऋणावेशित है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड, तो लिगेंड का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सीडो। हाइड्रोक्साइड में ई को हटा के ओ लगा दिया है। ऐसे यदि मैं CN- लिगेंड का नाम लिखता हूँ तो ये हो जाएगा सायनिडो, और इसी रूप में हम नामकरण करते हैं। इसी तरीके से अगर H- ऋणायन के रूप में दिया गया है, ये भी लिगेंड के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि इसके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और अगर H के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो इसके लिए H- को हम कहते हैं हाइड्राइड, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रीडो। हाइड्राइड से हाइड्रीडो के रूप में लिगेंड अगर है तो हाइड्रीडो के रूप में नामकरण किया जाएगा। ऐसे यदि ऋणावेशित लिगेंड के रूप में, ये अलग से आएगा, ऋणावेशित लिगेंड के रूप में यदि HCO2 ऋणायन दिया गया है, ये HCOO- है, फॉर्मेट आयन कहलाता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मेटो, फॉर्मेटो के रूप में प्रदर्शित करें। इसी तरीके से यदि CH3
COO माइनस दिया गया है तो एसीटेट नाम है, तो इसके लिगेंड का नाम हो जाएगा एसीटेटो। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूँ CH2COO माइनस और यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2, तो इसके लिगेंड का यदि नामकरण किया जाए तो ऋणावेशित है, द्विदंतुक लिगेंड है, जिसमें दाता परमाणु के रूप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो भिन्न परमाणु प्रयुक्त किए जाते हैं और ये H लगाने के बाद में ग्लाइसिनेट होता है, लेकिन ऋणावेशित है तो इसके लिए हम नाम लिखेंगे ग्लाइसिनेटो, जिसे शॉर्ट में GLY स्मॉल लेटर में लिख के ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। लिगेंड का नाम क्या होगा? ग्लाइसिनेटो। यदि इसकी जगह में NH2 माइनस प्रयुक्त करता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा एज़माइडो। अमाइड होता है, अमीडो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से NH पर 2 माइनस है तो इसे कहा जाता है इमिडो। एमिडो, इमिडो। और इनके लिए हम IUPAC में जो एजेन से नाम दिया गया था वो नाम भी हम काम में ले सकते हैं। जैसे एजेनाइड है तो एजेनाइड के साथ में एजेनिडो शब्द भी काम में लिया जाता है, तो एजेनिडो भी हम प्रयुक्त करते हैं, जबकि हम सामान्यतः अमीडो शब्द का उपयोग करते हैं। तो अमीडो, एजेनिडो, NH2 2 माइनस है तो इमिडो कहा जाता है। ऐसे यदि N3 माइनस दिया गया है या फिर N है 3 माइनस चार्ज दिया है तो इसको तो कहा जाता है एजाइडो। एजाइड है, N3 माइनस अर्थात 3 नाइट्रोजन पे 1 माइनस आवेश है तो उसको हम कहते हैं एजाइड, और अनावेशित लिगेंड के रूप में है तो एजिडो कहा जाएगा। N पर 3 माइनस है तो ये होता है नाइट्राइड, और इसलिए इसका नामकरण हम करते हैं नाइट्रिडो। अगर आपको धनायनों और ऋणायनों का नामकरण और आयनिक यौगिकों का नामकरण, उनके तरीके, उनकी प्रकृति देखनी है तो इसके लिए रसायन में नामकरण के अलग से लेक्चर बना रखा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो नाइट्राइड है, नाइट्रिडो के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से यदि मैं लेता हूँ CO3 2 माइनस तो ये है कार्बोनेट, तो इसको लिगेंड के रूप में लिखेंगे कार्बोनेटो। SO4 2 माइनस है तो ये होता है सल्फेट, तो लिगेंड के रूप में हम लिखेंगे सल्फेटो। और पूरे एक लिगेंड के नाम में कहीं पर भी कैपिटल लेटर प्रयुक्त नहीं करना है, स्मॉल लेटर के रूप में नामकरण करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी यदि ऋणायन आपको दे रखा है तो उस ऋणायन के अंदर अनुलग्न में ई हटा करके ओ लगा दिया जाता है और इसी रूप में हम इसका नामकरण करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं और लेता हूँ और ये है आपके DMG शॉर्ट के अंदर, और इसका नाम लिखा जाता है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीमेटो, ठीक है। और ये कैसा होगा? 2 नेगेटिव चार्ज होता है, DMG 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज होगा, 2 नहीं हो, तो डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो कहलाता है। इसी तरीके से यदि आपने ये नाम पढ़ा हो EDTA, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है EDTA 4 माइनस आयन है। अगर मैं EDTA की बात करता हूँ तो कोष्टक में लिखे गए जो नाम है स्मॉल लेटर में आने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। तो स्मॉल लेटर के अंदर DMG, स्मॉल लेटर के अंदर EDTA, इसको हम पूरा नाम लिखते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो यहाँ पर पूरा नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, तो उसकी जगह एसीटेटो लिख करके प्रदर्शित करते हैं। लास्ट में ई की जगह ओ लगा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। और ये षट दंतुक या हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड के रूप में हम सामान्यतः इसको प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ऋणावेशित लिगेंड यदि दिया गया है तो उसके नाम के साथ अनुलग्न ओ लगाना है,
जैसे एक मैं और नाम लेता हूँ OX अगर दिया गया है तो इसका क्या मतलब है, OX यदि नाम के रूप में दिया गया है तो ये होता है ऑक्जेलेट आयन, तो इसके लिगेंड के रूप में नामकरण करेंगे ऑक्जेलेटो। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, एक शॉर्ट नाम आता है ACAC। ACAC के अंदर संरचना आप अगर लिख करके देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद में आता है CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। एज इट इज़ काम में नहीं आता, लेकिन यह परिवर्तित होकर अगर इसमें बदल जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। इसका नाम लिखने के लिए यहाँ से आप इसके दो पार्ट करें, ये और ये है CH3 CO CH3 एसीटोन होता है, और ये CH3CO इसको हम कहते हैं एसिटाइल। तो पूरा नाम हो जाएगा इसका एसिटाइल एसीटो, ऋणावेशित है उसके लिए नाम लेंगे तो एसीटोनेट, लिगेंड के रूप में है तो एसीटोनेटो लिखा जाता है। तो सामान्यतः इस रूप में हम इसको प्रयुक्त करते हैं। ये इसके साथ में टोटोमर के रूप में रहता है जिसमें प्रोटॉन निष्कासित होता है। तो इस तरीके से ये एसिटाइल एसीटोनेटो के रूप में संरचना है, और शॉर्ट में हम इसको ACAC के रूप में नाम लिख करके प्रदर्शित करते हैं। तो ऋण आवेशित लिगेंड यदि कोई भी दिया गया है तो नाम के अंत में O लगाकर हम इसको दर्शाते हैं। ये लगभग मैक्सिमम एग्जाम्पल जिनकी आवश्यकता होती है सारे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखे हैं। इसके अलावा हम तीसरे नंबर पर आते हैं, यदि लिगेंड उदासीन दिया गया अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है तो नामकरण कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पर ले रहे हैं उदासीन या न्यूट्रल लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन लिगेंड यदि दिए गए हैं तो यहाँ पर मैं कार्बनिक लिगेंडों को छोड़ करके बाकी लिगेंडों के एग्जाम्पल यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। वैसे उदासीन लिगेंड में संख्या बहुत कम है, फिर भी जो भी उदासीन लिगेंड हम प्रयुक्त करेंगे विशेष लिगेंड हैं, इनके नाम भी विशेष है, उन्हीं नामों का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो अगर H2O दिया गया है तो H2O को हम AQUA या एक्वा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक्वो नहीं लिखा जाता है क्योंकि O अनुलग्न लास्ट में किसके आता है, ऋण आवेशित लिगेंडों के लिए, इसलिए यहाँ पर हम इसको एक्वा कहते हैं। H2O के लिए एक्वा लिगेंड के रूप में शब्द प्रयुक्त किया जाएगा। ऐसे यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ NH3 तो इसके लिए नाम प्रयुक्त किया जाता है AMMINE, अमेमीन के रूप में इसका नामकरण किया जाता है। हिंदी में लिखें तो एक आधा म और एक पूरा म लेकर के एमीन लिखा जाता है। इसी तरीके से उदासीन लिगेंड के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है जिसमें दाता परमाणु के रूप में कार्बन प्रयुक्त करते हैं, तो इसके लिए शब्द आता है कार्बोनिल, सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इसी तरीके से NO लिखा गया है, उदासीन लिगेंड है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोसिल। अगर NO की जगह यदि NS दिया गया है तो इसे थायो लिख करके प्रदर्शित करते हैं थायोनाइट्रोसिल। इसी तरीके से CS लिगेंड के रूप में दिया गया है तो आगे केवल थायो लगा दीजिए और ये कहलाता है कार्बोनिल। तो आप इनमें से H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए अमेमिन और CO के लिए कार्बोनिल और NO के लिए नाइट्रोसिल, ये जो नाम है बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी ज़रूरत अक्सर पड़ती है क्योंकि इससे बनने वाले काफ़ी सारे उपसंयोजक यौगिक हैं और उनके नाम करते समय इनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, तभी हम उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यौगिक दिए गए हैं इनका आसानी से नामकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ
उदासीन के बाद में यदि कार्बनिक लिगेंड दिया गया है तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है। कार्बनिक लिगेंडों के नामकरण में हम यहाँ पर दो तरीके से इनका नामकरण करते हैं। यदि दिए गए कार्बनिक लिगेंड में एक हाइड्रोजन कम है तो हम उसको आइल अनुलग्न लगाकर जिस तरीके से कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापी के रूप में नाम प्रयुक्त करते हैं वैसे ही यहाँ पर कार्बनिक लिगेंड के लिए उन्हीं नामों का उपयोग किया जाता है। यदि मैं यहाँ पर CH3 यूज करूँगा तो इसके लिए हम नाम के रूप में लिखेंगे मेथिल। 2 कार्बन लेकर के अगर मैं कहता हूँ C2H5 लिगेंड के रूप में प्रयुक्त किया गया है तो इसका नाम हम लिखेंगे एथिल। क्या लिखेंगे? एथाइल, एथिल, मिथाइल या मेथिल। ऐसे ही यदि आपके C6H5 दिया गया है इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है फिनाइल या फेनिल। क्या शब्द काम में लेंगे? फेनिल शब्द उपयोग में लिया जाता है C6H5 के लिए। तो एक हाइड्रोजन कम वाले जो भी लिगेंड है उनमें आपको नाम के साथ कोई परिवर्तन नहीं करना। जिस तरीके से प्रतिस्थापी का नाम हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं उन्हीं को यहाँ लिगेंड के रूप में लिखा जाता है, लेकिन एक एक हाइड्रोजन कम होगी तभी। तो संतृप्त से एक हाइड्रोजन कम होने के बाद उसको इस रूप में लिखा जाता है। यदि दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन कम नहीं है तो हम उन्हीं कार्बनिक यौगिकों का नाम यहाँ प्रयुक्त कर सकते हैं लिगेंड के रूप में, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हाइड्रोजन कम नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिगेंड का नाम लिखिए, तो इसके लिए हम सामान्य नाम इथाइलिन भी काम में लेते हैं, जबकि IUPAC नाम के रूप में हम इसको एथइन शब्द का उपयोग करते हैं। एथिन ये हो जाएगा, या तो इथाइलिन लिखो या एथिन करके इसको लिगेंड के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसे यदि पूरा बेंजीन का सूत्र H5 ये C6H6 लिया जाए, पूरी बेंजीन वलय यहाँ पर प्रयुक्त की गई है लिगेंड के रूप में, जो कि पाई डोनर का काम कर रही है या पाई दाता का काम करती है, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम यहाँ पर हम बेंजीन ही लिखेंगे। अब यहाँ आपको फेनिल नहीं लिखना है। तो C6H5 है तो लिखना है लिगेंड में फेनिल, और C6H6 है तो फिर आपको इसका पूरा नाम लिखना है बेंजीन। और इसी तरीके से कार्बनिक लिगेंडों के नामकरण करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। अगर आपको ये यौगिक दिया गया है O डबल बॉन्ड C और यहाँ पर दिया है NH2 होल ट्वाइस, अगर आप देखें तो ये संरचना दी गई है किसकी? NH2CO NH2, 2 NH2 जुड़े हुए हैं, यूरिया है, तो इसके लिए हम एज इट इज़ नाम यूरिया का उपयोग करेंगे, यूरिया के रूप में लिखा जाता है। लेकिन यदि O की जगह S आ जाए तो S डबल बॉन्ड C और 2 NH2 जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम शब्द काम में लेंगे थायो यूरिया। ये भी लिगेंड के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे शॉर्ट में TU करके प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से एक शॉर्ट टर्म आती है PY, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, और ये प्रयुक्त किया जाता है पीरिडीन के लिए, जिसकी संरचना इस तरह की होती है, जिसमें नाइट्रोजन है और वलय में ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर का काम करता है, पीरिडीन कहलाता है। ऐसे यदि शॉर्ट में DIPY दिया गया है तो इसको कहते हैं डाईपीरिडीन। जैसा नाम है एज इट इज़ लिख दीजिए। संरचना यदि मैं प्रदर्शित करूं तो इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। लोन पेयर है, वलय है, एक दूसरी वलय इसके साथ जुड़ी हुई है, फिर नाइट्रोजन है, वलय अंदर बनी हुई है, लोन पेयर। तो यहाँ पर यह द्विदंतुक लिगेंड के रूप में डाईपीरिडीन के रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब इसे डाईपीरिडाइल भी कहते हैं तो भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, डाईपीरिडीन या डाईपीरिडाइल भी लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक हाइड्रोजन कम है, इधर वाले में देखें तो इसका एक हाइड्रोजन कम है, तो कई जगह इसको डाईपीरिडाइल भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह DIPY की जगह डाईपीरिडाइल शब्द भी काम में लेते हैं। ऐसे ही
110 फिनोल्फ्थोलीन या इसी तरीके के अन्य लिगेंड के रूप में जो कार्बनिक लिगेंड प्रयुक्त किए जाते हैं उनके नामों का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। एक मैं एग्जांपल यहाँ स्पेशल लेता हूँ, वो आपको ध्यान से रखना है। अगर इस तरह का यौगिक दिया गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, या इसे इस रूप में प्रदर्शित किया गया है, 5 परमाणु की वलय है, अंदर एरोमेटिक रिंग है और उसके अंदर माइनस चार्ज करके लिखा है, तो इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। फेरोसिन के अंदर ये लिगेंड का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, आप यहाँ से इसका नाम प्रारंभ करेंगे और इसका नाम हो जाएगा, वलय यौगिक है साइक्लो, कार्बन है 5, साइक्लो पेंटा, पेंट, और उसके बाद में वलय में 2 डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे पेंटा, और कितने डबल बॉन्ड है 2, तो डाई इन लिखा जाता है। लेकिन इस पर आवेश कैसा है, माइनस आवेश है, तो इसको हम साइक्लोपेंटा डाईइन तो कहेंगे अगर आवेश नहीं होता है, लेकिन आवेश नेगेटिव चार्ज है तो अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाएगा, आइड लिखा जाएगा। और अगर आइड आ रहा है, ऋणावेशित लिगेंड है, तो हम ऐसी स्थिति में तो साइक्लोपेंटा डाईइन और आइड था तो लास्ट में हम ओ लिख करके लिखेंगे इडो, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटा डाईइनिडो। और ये साइक्लोपेंटा डाईइनिडो ही कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, फेरोसिन के अंदर 2 वलय 1 आयरन के साथ जुड़ी होती है, Fe2+ के साथ जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से हम कार्बनिक लिगेंड और उनके नामों को प्रदर्शित करते हैं। यदि ऋणावेशित कार्बनिक लिगेंड है तो अनुलग्न में आइड जुड़ा है तो लास्ट में ई हटा के ओ लगा देंगे, ऋणावेशित लिगेंडों का नामकरण हो जाएगा। और सामान्य नामकरण में यहाँ कोई प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं करना है, जैसा नाम है वैसा ही लिख दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट लेता हूँ चौथे नंबर पर। पहले लिए हमने उदासीन, धनावेशित और कार्बनिक ऋणावेशित लिगेंड और फिर कार्बनिक लिगेंड। अब ये 5वें नंबर पर हम प्रदर्शित करेंगे, ये है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का नामकरण अर्थात उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु एक ही होता है लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु दाता परमाणु का कार्य करते हैं। एक टाइम में एक ही परमाणु दाता परमाणु के रूप में प्रयुक्त होगा और दूसरे यौगिक के अंदर दूसरा परमाणु भी दाता के रूप में प्रयुक्त कर हो सकता है, लेकिन एक यौगिक में केवल एक ही दाता परमाणु प्रयुक्त होता है, दूसरा दाता परमाणु प्रयुक्त नहीं होगा। और ऐसे लिगेंडों को ही हम उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। एकल दंतुक वे लिगेंड जिनमें केवल एक परमाणु ही एक समय में दाता परमाणु का काम करता है लेकिन दाता परमाणु एक से अधिक होते हैं, उसी को हम उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। और उभय दंतुक लिगेंडों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है NCO का, नेगेटिव चार्ज है NCO, जिसमें नाइट्रोजन लिगेंड डोनर के रूप में काम कर रहा है, तो हम इसका नाम लिखेंगे इस रूप में। धातु की तरफ यदि नाइट्रोजन लिख करके प्रदर्शित किया गया है तो हम इस लिगेंड के रूप में इसका नाम अगर लिखेंगे तो क्या लिखा जाता है, N पहले है C बाद में, ये ध्यान रखना क्रम का, N के बाद C आ रहा, जैसे लिख रहे हैं उस दिशा में चलिए और उस दिशा में धातु की तरफ से चलना है। धातु की तरफ से पहले N आ रहा है फिर C आ रहा है, तो इसे हम CN का उल्टा कहते हैं, आइसो लगा कर दर्शाया जाएगा और इसका नाम लिखा जाता है आइसोसाइनेटो। क्या लिखेंगे, आइसोसाइनेटो। इसके मैं दूसरे नाम भी बताऊंगा जो कि प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा यह लिगेंड इस रूप में भी जुड़ा हो सकता है OCN, इसमें दाता परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन है। और इसके लिए अगर आप देखें तो M की तरफ से चलते समय C पहले आ रहा है, मतलब धातु की तरफ से चलें, डोनर एटम ऑक्सीजन है, C और N बाद में आ रहा है, क्रम से आ रहा है, साइनाइड होगा तो साइनेटो लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम हम लिखते हैं साइनेटो।
8 अनुलग्न इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सी ऋणायन है, तो ऑक्सी ऋणायन में 8 लगाएंगे और N और C में N डोनर एटम है, तो ऐसी स्थिति में इसको आइसो के द्वारा दर्शाया जाता है। आजकल इसकी जगह एक ही नाम प्रयुक्त किया जाता है, दोनों में Sin2 लिखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर करने के लिए क्या किया जाता है, दाता परमाणु साथ में प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसको भी मैं Sin2 लिखता हूँ, इसको भी मैं Sin2 लिखता हूँ, लेकिन अंतर करने के लिए कि दाता परमाणु कौन सा है, तो पहले वाले में दाता परमाणु है नाइट्रोजन और दूसरे में है ऑक्सीजन, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल N दाता परमाणु, इसका ऑक्सीजन दाता परमाणु है कैपिटल O लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। Sin2 कैपिटल N अर्थात दाता परमाणु के रूप में N उपस्थित है। सेकंड है Sin2-O, इसका मतलब ऑक्सीजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित है। तो इस तरीके से भी हम इनका नामकरण करते हैं। और यदि इन यौगिकों में O हटा करके S लगा दिया जाए तो NCS माइनस करके प्रदर्शित किया गया है, तो इनके नाम इसी की तरह सेम हो जाएंगे, केवल थायो आगे लग जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की जगह थायो अर्थात सल्फर जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो और आगे लिख देंगे, अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है तो N, थायोसाइनेटो डोनर एटम S है तो आगे लिख दिया जाएगा S। तो इस तरीके से थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो S के रूप में हम उभयदंतुक लिगेंडों के नाम लिखकर इसको प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा उभयदंतुक लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो तीसरा उभयदंतुक लिगेंड है जिसको हम कहते हैं NO-। इसे मूलतः 3 रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ 2 रूप प्रदर्शित कर रहा हूँ, या तो इसे धातु के साथ में NO2-, धातु के साथ में केवल NO2 लिखा गया है, धातु के साथ में यदि UNO डोनर एटम बदल गया, नाइट्रोजन डोनर है और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन डोनर के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर NO2 के लिए नाम हम प्रयुक्त करेंगे नाइट्रो, ठीक है। और इसकी जगह हम नाम यूज करते हैं नाइट्राइट था तो नाइट्री2 लिखा जाता है, या फिर हम इसकी जगह भी नाइट्री2 लिखें, इसकी जगह भी नाइट्री2, तो हम डोनर एटम प्रदर्शित करेंगे तभी सही नाम होगा। तो नाइट्रो की जगह हम यूज कर सकते हैं नाइट्री2। कहाँ से आया, NO2- को हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट आयन कहते हैं। यह साधारण ऋणायन के नामकरण को दर्शाता है, लेकिन लिगेंड के रूप में लिखें, ई हटा के O दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा नाइट्री2, लेकिन इसमें आपको डोनर एटम बताना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में डोनर एटम लिखा जाता है N कैपिटल। ऐसे ही यदि मैं इसको डोनर एटम के रूप में लिखता हूँ तो नाइट्री2 डोनर एटम है ऑक्सीजन, तो इसे लिखा जाता है नाइट्री2O। तो इस तरीके से उभयदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें एकल दंतुकता होती है लेकिन दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हीं को हम उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। और उभयदंतुक लिगेंडों का नामकरण इस तरीके से किया जाता है, इसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और एम्बीडेंटेड लिगेंड की नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बंधन बदलने के साथ यौगिक में इनके रंग और गुणों में भी परिवर्तन आता है, उपसहसंयोजक यौगिक परिवर्तित हो जाते हैं या उनके गुण बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके नाम में भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा यदि कोई लिगेंड दिया गया है तो हम इन 5 स्टेप्स के द्वारा उनका आसानी से नामकरण करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि दिया गया लिगेंड शॉर्ट नाम के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिख करके प्रदर्शित करेंगे। जैसे EN लिखा है तो इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नाम हो जाएगा एथिलीन डाईअमीन। एथिलीन डाईअमीन EN के रूप में प्रदर्शित किया जाता है इथाइलिन डाईअमीन। और इथाइलिन डाईअमीन में चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं है या नहीं होता है, इसलिए हम प्रत्यक्ष नाम लिखेंगे, किसी प्रकार का कोई अनुलग्न काम में नहीं लेना। तो इस तरीके से EDTA लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, DMG लिखेंगे स्मॉल लेटर में, GLY लिखेंगे स्मॉल लेटर में। लिगेंड का नाम
अगर शॉर्ट टर्म में भी लिखा गया है तो स्मॉल लेटर काम में लेना है, उनको ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं, पैरेंथेसिस में रख करके दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से लिगेंड और उनके नामकरण की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ फिर केंद्रीय परमाणु का नामकरण। केंद्रीय परमाणु का नाम, परमाणु का नामकरण। सेंट्रल एटम धातु है या अधातु है, कोई भी है, अगर उपसहसंयोजक यौगिक का केंद्रीय परमाणु है तो संकुल आयन में लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अंत में हम धातु धनायन का नाम लिखते हैं या केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। तो सिंपल सी प्रक्रिया ध्यान रखेंगे, लिगेंडों के नाम के बाद, लिगेंडों के नाम के बाद इसका नामकरण किया जाता है, इसका नामकरण करते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इनका नामकरण कब किया जाता है? जब लिगेंडों का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नामकरण हो चुका है, उसी के बाद हम केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। अब केंद्रीय परमाणु का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दो प्रकार से केंद्रीय परमाणु का नामकरण करते हैं और यह नामकरण निर्भर करता है, इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, केंद्रीय परमाणु का नाम संकुल पर आवेश पर निर्भर करता है। संकुल पर आवेश कैसा है उसी के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। संकुल पर आवेश धनावेश है या उदासीन है तो, और संकुल पर आवेश में ऋणावेश है तो नाम अलग अलग होता है। तो पहले मैं ले रहा हूं संकुल पर आवेश कैसा है, धनावेश या संकुल पर आवेश नहीं है, संकुल उदासीन है, तो उसमें क्या प्रक्रिया लेनी है, और संकुल यदि ऋणावेशित है तो उसमें हम कैसे नामकरण करते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान रखना। अब धनावेशित है तो आप कैसे लिखेंगे, धातु लिगेंड कितने दिए हुए हैं उस पर उपस्थित आवेश पॉजिटिव है तो इसी को हम संकुल का आवेश कहते हैं। या फिर कोई लिगेंड दिया गया है जैसे NiCO4 और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इन दो परिस्थितियों में इस संकुल पर कोई आवेश नहीं है लेकिन इस संकुल पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु दे रखे हैं इनके नाम एज इट इज रखने हैं, किसी प्रकार का कोई अनुलग्न नहीं लगाना। तो इसमें नाम जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। तो जैसा है वैसा ही नाम लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखा जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। अगर आप केंद्रीय परमाणु में धातु धनायन का नाम लिख रहे हैं तो वह धातु धनायन का नाम यहाँ पर जैसा है वैसा लिखना, लेकिन लिखना किस में, इंग्लिश में नाम लिखना। जैसे सेंट्रल एटम के रूप में Fe दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे। मैं यहाँ आगे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर उदासीन लिगेंड में Fe सेंट्रल एटम दे रखा है, उसके आगे लिगेंड दिए हुए, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे आयरन। अगर यहाँ पर Zn लिगेंड के रूप में दे रखा है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो यहाँ पर हम इसका नाम जिंक लिखेंगे। ऐसे ही सेंट्रल एटम की जगह Au है तो आपको लिखना है अंग्रेजी में गोल्ड। Ag लिखा गया है तो आपको यहाँ पर लिखना है सिल्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर Cu लिखा गया है तो इसका नाम हम लिखते हैं कॉपर। अब ध्यान रखना, उदासीन संकुल आयन या धनावेशित संकुल आयन है तो उसमें केंद्रीय परमाणु का नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है, इसका नाम हिंदी में नहीं लिखेंगे। और लैटिन में नाम है तो भी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। ऑरम नहीं लिखा जाता है, इसके अंदर हम लिखेंगे तो गोल्ड, इसको सिल्वर लिखा जाएगा, इसके अंदर लिखेंगे तो कॉपर लिखा जाता है। क्यूपरम नहीं लिखते, अर्जेंटम नहीं लिखा जाता है, इसमें ऑरम नहीं लिखा जाता, तो क्या लिखेंगे, गोल्ड। तो महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना कि यदि केंद्रीय परमाणु पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है या धनावेश है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है। इसी तरीके से यदि संकुल आयन आपको दिया है
और उस संकुल आयन पर ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, अर्थात संकुल आयन कैसा हो गया, ऋणावेशित संकुल आयन है, तो ऋणावेशित संकुल आयन में उपस्थित इस धातु का नाम जब भी लिखेंगे इसके साथ अनुलग्न के रूप में आपको 8 लगाना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपके संकुल आयन पर ऋणावेश है तो धातु के नाम के साथ अनुलग्न 8 लगाना है। ये 8 सामान्य ऋणायनों में हमने ऑक्सी ऋणायनों के साथ 8 अनुलग्न लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम इस संकुल आयन के आवेश को प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु है उसके नाम के साथ अनुलग्न 8 प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस प्रक्रिया आगे बढ़ाता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या लिखना है, अगर संकुल आयन मान लीजिए FeCN6 दे रखा है, इसके ऊपर 4- आवेश है, तो यहाँ पर जो Fe सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 8 अनुलग्न के साथ में। लेकिन अब ध्यान रखना है, यदि केंद्रीय परमाणु का प्रतीक लेटिन नाम से दिया गया है तो आपको 8 अनुलग्न लेटिन नाम के साथ लगाना है। ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ आयरन लिखा था तो यहाँ पर इसका लेटिन नाम लिखे, यहाँ अंग्रेजी नाम लिखे, यहाँ आपको लेटिन नाम लिखने। लेटिन नाम में Fe का नाम होता है फेरम, और 8 अनुलग्न लगा कर लिखें तो इसका नाम Um हटा देंगे और नाम हो जाएगा फेरेट। इसी तरीके से अगर Ag सेंट्रल एटम दिया हुआ है तो मैं सीधा नाम लिखता हूँ लेटिन नाम के साथ अर्जेंटेट, वो नहीं लगाना है, अर्जेंटेट 8 अनुलग्न लगा के लिखें तो ARGENTATE अर्जेंटेट। इसी तरीके से AU लिखा गया है तो इसको ऑरेट कहा जाता है। इसी तरीके से यदि यहाँ पर Cu लिखा गया है तो इसको हम क्यूपरेट कहेंगे, और अगर W सेंट्रल एटम दिया गया है तो इसको हम कहेंगे वॉल्फ्रेमेट। वॉल्फ्रम नाम होता है तो वॉल्फ्रमेट RU होगा, यहाँ पे वॉल्फ्रमेट करके लिखा जाता है। तो लेटिन नाम है वही आपको अनुलग्न के रूप में 8 के साथ दर्शाने। जैसे Pb दिया जाए तो नाम को कैसे लिखा जाएगा, लेटिन नाम है प्लम्बम तो प्लम्बेट करके लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से Sn दिया गया है, स्टेनेट करके लिखा जाता है। Sb दिया गया है तो इसको लिखा जाता है स्टीबिएट, लेकिन सामान्यतः हम इसकी जगह एंटीमोनेट काम में लेते हैं। यहाँ पर आपके लेटिन नाम प्रयुक्त नहीं किया गया है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मरकरी का है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे मर्क्यूरेट, न कि हाइड्रेरजिरेट। केवल एंटीमनी और मरकरी इन दोनों में लेटिन नाम से प्रतीक दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको अनुलग्न के रूप में 8 इनके सामान्य नामों के साथ में लगाकर लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं लिखता हूँ Zn सेंट्रल एटम है तो नाम हो जाएगा जिंकेट। इसी तरीके से Ni सेंट्रल एटम है तो इसका नाम हम लिखेंगे निकिलेट या निकलेट। कोई भी सेंट्रल, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, मैंगनीज है मैंगनेट, ठीक है, मैंगनेट तो Mn का आप नाम इस तरीके से लिखें, नाम है मैंगनीज तो मैंगनेट। और अगर Mg सेंट्रल एटम हो जाए तो ये है मैग्नीशियम तो इसको लिखा जाता है मैग्नेट। मैंगनेट मैग्नेट, मैग्नीशियम से मैंगनेट और मैंगनीज से मैंगनेट, अनुलग्न के रूप में हम इसी तरीके से प्रयुक्त करते हैं। अगर कोई और एटम आ जाए, बी आ गया तो बोरेन होता है तो बोरोनेट लिखा जाता है। बोरॉन, बोरोन से लिखा बोरोनेट। सेंट्रल एटम जो भी है उसी के आधार पर, और इसमें भी मैं इनके नाम यहाँ लिख रहा हूँ। तो Al सेंट्रल एटम दिया जाए तो इसको हम लिखेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम होता है, Em अनुलग्न हटा करके हम एल्यूमिनेट करके इसको प्रदर्शित कहते हैं। ऐसे ही Ca सेंट्रल एटम आ जाए तो इसका होता है कैल्शियम तो कैल्सेट करके लिखा जाता
कैल्शियम IUM हटा करके 8 लगा दीजिए, कैल्सिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंट्रल एटम में जो भी एटम दिए गए हैं, अगर लेटिन नाम से प्रतीक दिया गया है तो लेटिन नाम के साथ 8 लगाना, केवल 2 को छोड़ के मरकरी और एंटीमनी को, बाकी सभी में जो भी नाम हैं उनके नाम के साथ अनुलग्न 8 प्रयुक्त करना है। तो इस तरीके से केंद्रीय परमाणु धातु धनायन अगर दिया गया है तो उनमें अंत में हम धातु के नाम के साथ 8 अनुलग्न लगा करके ऋणावेशित संकुल लिगेंडों का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर हमने आज लिया है लिगेंडों का नामकरण, विभिन्न प्रकार के लिगेंड, उनका नाम कैसे लिखा जाता है। सेकंड हमने यहाँ पर लिया है धातु धनायन का नामकरण। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सेतु लिगेंड अगर दिया गया है तो उसका नामकरण कैसे दिया जाता है, या पाई बंधित लिगेंड दिया गया है तो उसकी हेप्टिसिटी कैसे प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद में हम प्रारंभ करेंगे कि धातु या संकुल आयन दिया गया है तो उसका नाम कैसे करते हैं, संकुल यौगिक दिया गया है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट में सामान्य पूरे धातु धनायन या संकुल आयन का नाम लिखने की प्रक्रिया क्या है, या संकुल का पूरा नाम कैसे लिखा जाता है, कहाँ कॉमा प्रयुक्त किया जाता है, ब्रैकेट किस तरीके से लगाए जाते हैं, उनके साथ ऑक्सीकरण अंक कैसे लिखा जाता है, और उसमें संख्यात्मक पूर्व लग्न कैसे प्रयुक्त किए जाते हैं, और नाम को किस तरीके से व्यवस्थित करके लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट्स कैसे काम में लिए जाते हैं, इन सभी को लेते हुए नेक्स्ट क्लास में मैं प्रदर्शित करूंगा। और उसी में हम एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस भी करेंगे कि अगर कोई संकुल दिया गया है तो विभिन्न प्रकार के संकुलों का नामकरण कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।